So let's do it then. So let's start with the first question. And this is from the past paper of ICMAP, Extra May 2014, question number 3. और ये क्वेश्चन काफी हद तक मिलता जुलता क्वेश्चन है. अगर आपने F5 की जो स्टडी टेक्स्ट में आपको पढ़ा रहा था उसमें से अगर आपने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस कर लिए हैं तो ये काफी हद तक उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है. So what this question is about, ABC Limited has developed a design for a new product, Vesta. It intends to sell the product at full production cost plus margin of 40%. इसे नोट कर लेते हैं. So full cost plus a profit margin of 40%. Then the estimated production is given, material, labor, overheads, and the selling price. And the management of the company expects reduction. अब यहाँ से थोड़ा सा learning curve की जो story है वो start होती है. Management of the company expect reductions in the time to produce subsequent units of Vesta, and 80% learning curve is expected. So that is very important to note it down कि 80% learning curve जो है वो expected है. A customer has expressed an interest in buying units of Vesta and has asked the following. Now there are 3 requirements, A, B, C, and we need to do them individually. पहली रिक्वायरमेंट ये है कि if the customer bought the first Vesta for 25,200 and immediately ordered another one, what would be the selling price for the second Vesta? अब सवाल ये है कि अगर वो उसने खरीद लिया है, उसने ऑलरेडी एक यूनिट खरीद लिया है और अब वो इमीडिएटली दूसरे के लिए ऑर्डर करता है तो दूसरे की आप क्या प्राइस सेट करेंगे. अब लर्निंग कर्व थ्योरी ये कहती है कि जब कम्युलेटिव आउटपुट डबल होगी तो आपका जो कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट है वो फॉल कर जाएगा टू अ फिक्स परसेंटेज, और वो परसेंटेज इस क्वेश्चन में 80% दी हुई है. तो जब तो पहला यूनिट बनाया था तो उस पहले यूनिट के बनाने पे 200 घंटे लगे थे. तो यहाँ पे हम ये भी नोट कर लेते हैं कि पहला यूनिट बनाने पे 200 घंटे लगे थे. अब डेफिनेटली जब आउटपुट डबल होगी, 1 से 2 होगा, तो 2 यूनिट्स बनाने पे जो एवरेज टाइम आएगा वो आपका, अब यहां पे हम देख लेते हैं कि टाइम टू मेक 2 यूनिट्स. सो 200 टाइम्स 80%. तो अब क्या होगा कि जब आप 2 यूनिट बनाएंगे तो 2 यूनिट्स का जो कम्युलेटिव एवरेज आएगा वो 160 आएगा. अब इस कम्युलेटिव एवरेज का मतलब ये है कि जो 2 यूनिट्स बनाने पे आपका जो टोटल टाइम लगेगा वो 320 आवर्स लगेगा. सो 320 आवर्स इज द टोटल टाइम. एवरेज 160 है, ठीक है. जब 2 यूनिट आप बनाते हैं तो एवरेज 160 है, लेकिन जो टोटल टाइम होगा आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 घंटे. अब इसमें से अगर हम पहले यूनिट का टाइम निकाल दें, ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर लिखता हूं. टोटल टाइम फॉर 2 यूनिट्स इज 320, ठीक है जी. और टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट वो कितना है जी, वो हमें पहले ही पता है 200. तो जो दूसरे यूनिट पर टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 120 यूनिट्स. अब यहां से हमने क्या किया, हमने लर्निंग कर्व का जो इफेक्ट है, जो टाइम रिडक्शंस हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर दी और हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि दूसरे यूनिट पे जो टाइम लगेगा वो 120 घंटे हैं. पहले यूनिट पे 200 घंटे लगे थे, लेकिन दूसरा यूनिट बनाने पे 120 घंटे लगेंगे. तो अब जब 120 घंटे लगेंगे तो हमें सारी की सारी जो प्राइसिंग है वो दोबारा करनी पड़ेगी. तो क्या करना पड़ेगा जी, हमें दोबारा एक सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है. और कैसे कैलकुलेट करनी है, पहले हम कॉस्ट देख लेते हैं. कॉस्ट में क्या कुछ शामिल है. कॉस्ट में हमारा जी डायरेक्ट मटेरियल शामिल है. आई विल यूज एब्रिविएशंस. डायरेक्ट लेबर शामिल है. कॉस्ट में हमारे जो हैं वो फिक्स्ड ओवरहेड्स शामिल हैं. सो दीज थिंग्स आर गिवन. अब मटेरियल का तो असर नहीं पड़ता, जाहिर सी बात है, मटेरियल तो उतना ही लगेगा. सो यू विल टेक मटेरियल एज सच 4000. हाँ, लेबर पहले दी हुई थी 230, बिकॉज पहले यूनिट बनाने पे 200 आवर्स लगते थे. बट नाउ लेबर कितनी होगी, नाउ यू विल मल्टीप्लाई 120 विद 30, क्योंकि दूसरा यूनिट बनाने पे जो टाइम लग रहा है वो 120 घंटे, जो इंक्रीमेंटल इजाफी टाइम लग रहा है वो 120 घंटे है.
तो आप 120 into 30 करेंगे 3600, और जो ओवरहेड्स उसने दिए हुए हैं वो ओवरहेड्स एक रेट दिया हुआ 40, राइट? अगर आप यहाँ पे नोट करें ओवरहेड्स का एक रेट दिया हुआ 40, तो अब आप ओवरहेड्स के लिए क्या करेंगे, अब आप 120 आवर्स को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन दी लेबर आवर्स। तो यहाँ पे वी गॉट द कॉस्ट, टोटल कर लिया, टोटल आ गया 12,400। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें प्रॉफिट मार्जिन डालना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन डालना है, 40%। 40% प्रॉफिट मार्जिन डाला तो हमारे पास जो इसकी सेलिंग प्राइस आ गई वो 17,360 आ गई। तो डेफिनेटली ये उसकी इम्प्लीकेशन है कि जब आपका कम्युलेटिव आउटपुट डबल हुई तो आपका चूंकि कम्युलेटिव एवरेज टाइम कम हुआ, टोटल टाइम कम हुआ, सेकंड यूनिट पे लगने वाला टाइम कम हुआ, इससे आपके लेबर की कॉस्ट सेव हुई, इससे आपके ओवरहेड्स की कॉस्ट सेव हुई, और अल्टीमेटली इट एंड अप इन लोअर प्राइसिंग। तो अब आप अपनी प्राइस को कम कर सकते हैं फॉर दी सेकंड यूनिट। तो ये तो थी इसकी रिक्वायरमेंट ए। ठीक है जी, मैं तीनों रिक्वायरमेंट करा के फिर आपसे कोई क्वेश्चन लेता हूँ। सो जस्ट होल्ड योर क्वेश्चन, और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन अगर तो कोई बेसिक सा हो तो उसको आप लेक्चर रिपीट करके समझ लीजिएगा अगर आपसे कुछ मिस हो गया। अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको जरूर आप इधर पूछ लीजिएगा। बी, if he waited until ABC has sold first 2 units, अब वो ये कहते हैं कि अगर ये कस्टमर वेट करता है कि पहले ये कंपनी 2 यूनिट्स बेच दे और फिर मैं खरीदूंगा, और कौन सा यूनिट खरीदूंगा, तीसरा और चौथा यूनिट खरीदूंगा, तो इसको तीसरे और चौथे यूनिट की एवरेज प्राइस क्या पड़ेगी। अब ये रिक्वायरमेंट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको क्लियरली समझ आना चाहिए कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। तो वो आपको ये कह रहा है कि अगर ये कंपनी 2 यूनिट्स बेच दे तो फिर तीसरे और चौथे यूनिट की एवरेज प्राइस बता दें। अब मुझे सबसे पहले तो तीसरे और चौथे यूनिट्स की जो है वो प्राइस देखनी है कि तीसरे और चौथे यूनिट्स का टाइम देखना है। तो हमने देखा अभी जब हम रिक्वायरमेंट कर रहे थे तो हमने कहा टाइम फॉर फर्स्ट 2 यूनिट्स, एवरेज टाइम जो फर्स्ट 2 यूनिट्स का था या टोटल टाइम फर्स्ट 2 यूनिट्स का था वो कितना था, 320। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जरा एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम टोटल 4 यूनिट्स बनाएं, ठीक है जी, तो अगर हम टोटल 4 यूनिट्स बनाएं तो हमारा एवरेज टाइम कितना होगा और टोटल टाइम कितना होगा। तो चूंकि थ्योरी एवरेज टाइम पे आती है तो हम सबसे पहले एवरेज टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कम्युलेटिव एवरेज टाइम फॉर मेकिंग 4 यूनिट्स, इसमें मुझे अलजेब्रिक इसलिए यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं वो इक्वेशन यूज कर सकता हूँ y इज इक्वल टू ax/b, लेकिन ये चूंकि एक मैनेजेबल डाटा है कि हमने 1 से 2 और 2 से 4 दो दफा इसमें हमने रिडक्शंस करनी है, तो मैं इसको स्ट्रेट अवे ऐसे कर लेता हूँ कि देखें जब प्रोडक्शन 1 से 2 हुई तो टाइम्स 80%, और फिर जब 2 से 4 हुई डबल हुई तो टाइम्स 80%। तो मेरा जो कम्युलेटिव एवरेज टाइम आएगा वो 200 टाइम्स 80% टाइम्स 80%, वो 128 आवर्स आएगा। और अगर मैं इसको 128 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 यूनिट्स बनाने पे जो मेरा टोटल टाइम आएगा वो 512 है, विच मींस कि तीसरे और चौथे यूनिट का जो टाइम है, टाइम फॉर थर्ड एंड फोर्थ यूनिट, वो होगा 512 माइनस 320। सो तीसरा और चौथा यूनिट बनाने पे जो टाइम लगेगा वो लगेगा 192। और चूंकि क्वेश्चन में पूछा है एवरेज प्राइस कैलकुलेट करें तो मुझे एवरेज टाइम निकालना है। तो अगर मैं तीसरे और चौथे की सिर्फ एवरेज टाइम को देखूं तो मुझे अब 192 को 2 पे डिवाइड करना है। सो आई विल गेट द एवरेज फॉर थर्ड एंड फोर्थ यूनिट। तो यहाँ पे इस एनालिसिस के मुताबिक तीसरा और चौथा यूनिट बनाने पे जो एवरेज टाइम लगेगा वो 96 आवर्स लगेगा। अब जबकि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अब हम वो सारी कॉस्टिंग दोबारा करेंगे विद 96 आवर्स, 96 आवर्स की लेबर लेंगे, 96 आवर्स के ओवरहेड लेंगे, तो हमें 96 आवर्स के मुताबिक तीसरे और चौथे की एवरेज प्राइस आ जाएगी। ठीक है जी, सो लेट्स कैलकुलेट द एवरेज सेलिंग प्राइस फॉर थर्ड
एंड फोर्थ यूनिट। तो मटेरियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मटेरियल एज इट इज आ जाएगा। डायरेक्ट लेबर, अब देखें एवरेज कितने आवर्स लग रहे हैं, 96। तो 96 आवर्स की जो आपकी लेबर होगी वो मल्टीप्लाई बाय 30 कर दें, तो 96 टाइम्स 30 हमारे पास लेबर आ जाएगी 2880। और फिर आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ले लें अगेन फॉर द 96 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 40, तो हमारे पास जो ओवरहेड्स आ जाएंगे वो 3840 हो जाएंगे। एंड इफ यू ऐड देम ऑल तो 10,720 की एक यूनिट कॉस्ट आती है, एक यूनिट की, क्योंकि यहाँ पे मैंने एवरेज ले लिया है, तो एक यूनिट की, चाहे वो तीसरा हो चाहे वो चौथा हो, उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो 10,720 आ रही है। इसमें आप 40% प्रॉफिट मार्जिन डाल दें तो हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन आएगा 4288। अच्छा, अब यहाँ पे आई होप कि आपको ये मार्कअप और मार्जिन का जो फिनोमिना है वो काफी क्लियर होगा, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में और फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये चीजें कवर हो जाती हैं। मार्कअप इज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अगर ये मार्कअप होता तो आप सिंपली जो कॉस्ट है उसका परसेंटेज ले लेते, और मार्जिन जो होता है वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन ऑन सेलिंग प्राइस होता है। तो so this is also you should know। ठीक है जी। So third requirement, क्या है जी? थर्ड रिक्वायरमेंट है कि if he decided to buy 8 Vestas immediately। अब देखिए ये तीनों जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये इंटर रिलेटेड नहीं है, ये इंडिविजुअल हैं, पहले का दूसरे से ताल्लुक नहीं है, दूसरे का तीसरे से ताल्लुक नहीं है। अब वो ये कह रहा है कि अगर वो इकट्ठे 8 यूनिट बाय करने का सोचे इमीडिएटली तो फिर 8 यूनिट्स की प्राइस बता दें। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको कम्युलेटिव एवरेज टाइम निकालना है फॉर 8 यूनिट्स। सो कम्युलेटिव एवरेज टाइम फॉर 8 यूनिट्स। अब अगेन चूंकि ये मैनेजेबल है, अब मुझे इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 यूनिट्स के लिए 3 दफा डबल हो रही है, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8। तो अगर मैं 200 को 3 टाइम्स 0.80 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो मुझे यहाँ पे कम्युलेटिव एवरेज टाइम मिल जाएगा फॉर मेकिंग 8 यूनिट्स व्हिच इज 102.4। ठीक हो गया जी। अब डिपेंड करता है कि उसने आपसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या पूछी है। तो उसने कहा है रिक्वायरमेंट में, अगेन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोट अ सिंगल प्राइस फॉर ऑल 8 यूनिट्स। उसने ये नहीं पूछा कि 8 यूनिट्स की जो है यूनिट प्राइस बता दे, उसने कहा जी 8 यूनिट्स की एक प्राइस, यानी कि बेसिकली दिस वुड बी द टोटल प्राइस ऑफ ऑल दी 8 यूनिट्स। तो यहाँ पे मुझे जो आवर्स चाहिए होंगे वो टोटल आवर्स चाहिए होंगे, तो मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 8 के 8 यूनिट्स बनाने के लिए हाउ मेनी आवर्स वी विल नीड 819.20 आवर्स। सो दीज आर द टोटल आवर्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 8 यूनिट्स। अब अगेन कॉस्टिंग करते हैं मटेरियल। अब चूंकि 8 यूनिट्स की प्राइस बतानी है तो 4000 into 8, तो मटेरियल आ गया 32,000। अच्छा जी, लेबर के हमने सारे आवर्स निकाल लिए 8 यूनिट्स के, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी प्राइस से, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास लेबर की कॉस्ट आ गई 24576। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के लिए भी आप 819.20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, so these would be the manufacturing overheads 32768। you add them all 89344, you add profit margin into this 35737.60, and the price for all 8 units would then be calculated as 1,25,081। So this is your question number 1। और इसमें अगर कोई आपको एम्बिग्युइटी हो रही है, आई एम लाइक होल्डिंग फॉर 1 minute, आई विल टेक सम क्वेश्चंस and then I will move to the next question। रिक्वायरमेंट सी में अलजेब्रिक फॉर्मूले से हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। फिर एक क्वेश्चन है जी, डू कंपनीज एक्चुअली यूज डिफरेंशियल कॉस्टिंग ऑन डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स।
जी बिल्कुल, डिसीजन मेकिंग के लिए डिफरेंशियल कॉस्टिंग ही यूज होती है. दैट इज मोर रेलेवेंट व्हेन मैनेजर्स मेक डिसीजंस, दे यूज डिफरेंशियल कॉस्टिंग. एक्चुअली तो जो कॉस्टिंग है फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस वो डिफरेंशियल बेसिस पे नहीं होती. फिर है जी सर, अगर हम फॉर्मूला ना लिखें और आपकी तरह करें तो मार्क्स नहीं कटेंगे? बिल्कुल नहीं कटेंगे जी. देखें, आपने एक स्मार्ट वर्क करना होता है. यहाँ पे चूंकि फॉर्मूला अप्लाई करने में मुझे ज्यादा टाइम लगना था, मैंने फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, मैंने कॉन्सेप्चुअली कर लिया. तो जहां पे भी टाइम सेव हो आपका, अब यहाँ पे मेरा इस तरह से टाइम सेव हो रहा था, मैंने इस तरह से कर लिया. अब अगर वो मुझे कहता है 256 यूनिट्स की या 1024 यूनिट्स की बता दे, तो मैं फिर कहाँ से इस तरीके से कर सकता था? मैं फिर ऑब्वियसली फॉर्मूला यूज करता. तो management accounting or strategic management accounting में the what matters is that you do the right calculations and you end up with the right decision and right pricing and whatever is being asked. तो ये मैटर नहीं करता कि आप उस तक पहुंचते कैसे हैं, आप फॉर्मूला यूज करते हैं, आप कॉन्सेप्चुअली करते हैं. और अच्छा जी, अब ये जो है ना कि रिक्वायरमेंट के सर प्लीज अगेन रिपीट कर दें, तो ये शायद मैं ना कर पाऊँ क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं और आप इसको रिकॉर्डिंग्स में देख लीजिएगा. सर मैंने अभी ज्वाइन किया है और कौन सा चैप्टर है, और एक बार ये क्वेश्चन रिपीट कर दें प्लीज. अगेन आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस. रिकॉर्डिंग्स गूगल क्लासरूम पे अवेलेबल हैं. आप पहले लेक्चर से शुरू हो जाएं, आप यहाँ तक खुद पहुंच जाएंगे. अदरवाइज मैं इसी तरह के आंसर्स शायद देता रहूं. आई होप कि आप जब वो रिकॉर्डिंग्स पढ़ेंगे, सिर्फ 2 घंटे ऑलरेडी अभी आपके मिस हुए हैं, 2 लेक्चर्स आप वो देख लें, उसके बाद ये देख लें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी. राइट, बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने होते हैं, तो इट विल बी वेरी स्लो इफ आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस. जी, ये बात बिल्कुल ठीक है. इज दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ओनली यूज्ड इन इंटरनल कॉस्ट अकाउंट? यस, दिस इज मेनली फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग, और फिर कस्टमर को सिर्फ प्राइस बताई जाती है. एक और क्वेश्चन है जी सर, इजंट इट प्रॉफिट मार्कअप परसेंटेज एज 40%? जी ये मैंने भी अभी ऑब्जर्व किया है. परसेंटेज बेसिकली मार्कअप की ही दी हुई है, वर्ड मार्जिन का यूज हुआ है. तो अगेन ये एक थोड़ी सी आप कह लें कि जो चॉइस ऑफ वर्डिंग है वो गलत है, क्योंकि अगर आप उसके डेटा को भी देखें तो 18,000 का 40% 7200 बनता है, विच मीन्स कि ये मार्कअप है. बट समटाइम्स इसको फ्रेज करने में मार्जिन लिखा गया. ओके जी, वीडियो लेक्चर्स कहाँ होंगे? गूगल क्लासरूम में वीडियो लेक्चर्स होंगे, मैंने अभी बताया है. मैं अब बिल्कुल इसके लेक्चर के एंड में एक दफ़ा फिर बता दूंगा. मुझे अब ज़रा एक सीक्वेंस में चलने दें. मैं एंड में आपको फिर बता देता हूँ कि आपको लेक्चर्स और ये क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे. राइट जी, उसके अलावा भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो फिर व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दीजिएगा. लेट मी मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. आप प्लीज होल्ड ऑन एंड क्वेश्चंस स्टॉप कर दें और हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. ठीक है जी, आखिरी सवाल भी चलें ले लेते हैं कि ये 35,737 क्या कैसे आया है. तो ये 40% है कॉस्ट का. ठीक है जी, मकसूद ये 40% है कॉस्ट का. Okay, so let me move to the next question. Right. एक और चीज what I can notice is कि यहाँ पे इस वक्त there are 48 attendees who are taking lecture. Enrollments इससे कम हैं, तो I guess there are some students who are attending these lectures without enrollments. तो सिर्फ वो स्टूडेंट्स जो मुझे अपना जीमेल आईडी देंगे और अपनी एनरोलमेंट कंफर्म करेंगे, एंड देयर एनरोलमेंट इज बीइंग कंफर्म्ड बाय द हेड ऑफिस एज वेल, ओनली दोस स्टूडेंट्स विल बी एडेड टू द गूगल क्लासरूम. सो मेक श्योर यू आर एनरोल्ड फॉर दिस कोर्स. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट बट अगेन इसमें एक ट्रिकी पॉइंट है, तो हम उस पर एम्फसाइज करते हैं. सो दिस इज नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ICAP Management Accounting, Summer 2008, question number 3B. So इसमें क्या है जी, ABC Limited manufactures heavy equipment for use in various industries. It has recently developed and supplied 8 units. अच्छा, अब इस इंफॉर्मेशन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप भी इसको पढ़ें, और अभी एक क्वेश्चन करते वक्त इस इंफॉर्मेशन का एक इम्पैक्ट आएगा. और आई सी
आई डोंट नो कि आप उसको पिक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट दिस इंफॉर्मेशन मैंने इसलिए हाईलाइट कर दी, इट हैज अ रोल इन दी फाइनल आंसर। क्या कहते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी डेवलप कर लिया है और सप्लाई कर दी है 8 यूनिट्स, ऑलरेडी ये बना के बेच चुके हैं 8 यूनिट। इट टुक अबाउट 5000 आवर्स टू बिल्ड द फर्स्ट यूनिट। तो पहले यूनिट पे कितने घंटे लगे जी? 5000 आवर्स। और उसके बाद लर्निंग का है 80% का, और ये लर्निंग इफेक्ट चलता रहेगा 56 यूनिट्स तक। ठीक है जी, 56 यूनिट्स तक ये लर्निंग इफेक्ट चलता रहेगा, विच मीन्स 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 32 के बाद 56 पे ये रुक जाएगा। डायरेक्ट लेबर 100 पर आवर है, मटेरियल कॉस्ट 400,000 है, वेरिएबल ओवरहेड्स 80 पर डायरेक्ट लेबर आवर है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एक नया कस्टमर है, राइट, अगर एक नया कस्टमर है और वो ऑर्डर प्लेस करता है कितने यूनिट्स के लिए? 8 यूनिट्स के लिए। एक नया कस्टमर है और वो ऑर्डर करता है 8 यूनिट्स के लिए, तो आप प्राइस बताएं जो आप उसको चार्ज करेंगे, और ऐसी प्राइस जिसमें प्रॉफिट भी हो 20% ऑफ सेल्स, प्रॉफिट हो 20% ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे अब एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे जब ये प्राइसिंग करेंगे तो उसके लिए जो हमें कॉस्टिंग करनी है और उसके लिए जो हमें लेबर आवर्स चाहिए, तो लेबर आवर्स मैं पहले 8 यूनिट्स के लूं या मैं अगले 8 यूनिट्स के लूं? पहले 8 के 1 से 8 या अगले 8 8 से 16? ये सवाल है, मैं इसका क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा सो दैट आई गेट एन आइडिया कि मुझे पता लगेगा आपको क्वेश्चन आप पिक कर रहे हैं या नहीं। तो जवाब आया जी ताहा का 9 to 16 यूनिट वुड बी कंसिडर्ड। एग्जैक्ट, बिल्कुल ठीक जवाब है, विच मीन्स यू आर एबल टू पिक दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में यही एक ट्रिक है। नेक्स्ट एट जी, थैंक यू वेरी मच। सारों ने तकरीबन ये करेक्ट ही जवाब दिया है। तो इसमें बहरहाल यही ट्रिक है। इनिशियली अगर आप वो वाली जो लाइन है अगर आप मिस कर जाते, जिसको मैंने थोड़ा सा 2-3 दफा एम्फसाइज भी किया, तो जब एग्जाम में क्वेश्चन स्टूडेंट कर रहे होते हैं तो क्विकली वो कुछ मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो जल्दबाजी में पहले 8 कैलकुलेट कर देते हैं। मैंने 1-2 दफा ये टेस्ट में क्वेश्चन भी दिया है, तो स्टूडेंट्स पहले 8 कैलकुलेट कर जाते हैं। तो अब यहाँ पे एक बात तय होगी कि हमें जो घंटे चाहिए वो चाहिए 9 से 16 यूनिट्स के, 9 से 16 यूनिट्स के। तो अब अगर मैं पहले 8 यूनिट्स के कैलकुलेट कर लूं, ठीक है जी, पहले 8 यूनिट्स के, अब लेट्स से मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। तो पहले 8 यूनिट्स के, so first unit is 5000, ठीक है जी। और मैं देखना चाहता हूँ 8 यूनिट्स पे, और b क्या होगा जी? b log of 80 डिवाइडेड बाय log of 2 होगा, ठीक है। ये हम पहले भी कई दफा कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मैं ऊपर से जाके इस वैल्यू को ले लेता हूँ। b को अगर मैं log of, तो ये यहाँ से आप देखें ये हमने 1-2 दफा पहले भी किया हुआ है। दिस इज -3219, ठीक है जी। अगर आप log इस पर खुद भी कैलकुलेटर पे ले लें, log of 80 डिवाइडेड बाय log of 2, तो -3219। अच्छा जी, अब आप इसको कैलकुलेट कर लें तो आपको पता लगेगा कि जो एवरेज आवर्स हैं वो 2560 हैं फॉर द फर्स्ट 8 यूनिट्स, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं एवरेज आवर्स निकालूंगा दोबारा, और किस पे निकालूंगा? 16 यूनिट्स पे। तो अगेन 16 यूनिट्स पे मैं एवरेज आवर्स निकाल लेता हूं, और वो एवरेज आवर्स आते हैं फॉर द फर्स्ट 16 यूनिट्स, और वो आते हैं 2048। अच्छा, अब मुझे 9 to 16 यूनिट्स के आवर्स चाहिए। कैसे आएंगे? मुझे इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है ताकि इसके टोटल आवर्स आ जाएं, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना है ताकि, सॉरी, इसको 16 से मल्टीप्लाई करना है ताकि इसके टोटल आवर्स आ जाएं। तो जब मैं 2560 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आवर्स बनते हैं 20480। ये क्या हो गए? टोटल आवर्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 8 यूनिट्स। और जब मैं 2048 को 16 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास ये आते हैं 32,768। ये कौन से आवर्स हैं? टोटल आवर्स फॉर मेकिंग 16 यूनिट्स। तो अब 8 से 16 पे कितने घंटे लगे?
यानी कि 9 से 16 पे, तो मैं 32,768 में से माइनस कर देता हूँ 20,480, तो 9 से 16 यूनिट्स पे मेरे 12,288 घंटे लगे। सो बेसिकली दैट वाज वन थिंग जो कि एग्जैक्ट, जो अभी हम इससे पहले भी जब मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे तो मैंने उसमें इस तरह के क्वेश्चन कराए कि अच्छा 8वें यूनिट का टाइम कितना लगेगा या इतने से इतने यूनिट्स का टाइम कितना लगेगा, तो एग्जैक्टली उसी पैटर्न से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब जबकि हमने इसको सॉल्व कर लिया तो अब थिंग्स आर क्वाइट इजी, क्योंकि अब जो मटेरियल है वो उन्होंने दिया हुआ है एंड मटेरियल इज गिवन एज 400,000 पर यूनिट। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है जी? 8 से। तो अगर मटेरियल 400,000 पर यूनिट है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 3.2 मिलियन बन जाएगा। अब लेबर जो है, लेबर के घंटे अब हमारे पास आ गए हैं 12288, और जो लेबर की जो कॉस्ट है वो 100 पर आ है, तो यहाँ पे लेबर की भी अमाउंट आ जाएगी, राइट जी। और उसके बाद जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स, so they are like given as 80 per hour, तो उसके लिए हम वही लेबर के आवर्स लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से। so then क्या आ जाएगी? 983040, इस सारे को ऐड कर लें, 54111840। अब यहाँ पे वो कहता है जी आपने मार्जिन ऐड करना है, which should be 20% of sales। तो जब आप ये मार्जिन ऐड करेंगे 20% ऑफ सेल्स, वो बनता है 1352960, और ये आ जाएगा 6764800। अब ये सवाल कराते वक्त मेरा जो एम्फेसिस है वो आपको लर्निंग कर्व सिखाने पे है, और इसमें जो ये कैलकुलेशंस मार्कअप मार्जिन की आ रही हैं, आई अंडरस्टैंड कि ये आपको आती हैं। नाउ दिस टाइम दिस इज अ जेन्युइन मार्जिन, दिस इज नॉट मार्कअप। मार्कअप होता तो मैं 5411840 का 20% ले रहा होता, लेकिन अब मैंने क्या किया है, मैंने इसको चूंकि ये मार्जिन है, तो मैंने इसमें अगर मैं आपको क्विकली कैलकुलेशन भी शो कर दूं हाउ दिस इज कैलकुलेटेड। सो हम क्या करते हैं जी, चूंकि ये मार्जिन है, सो दिस शुड बी 20%, एंड सेलिंग प्राइस को 100% ले लिया, तो कॉस्ट कितनी होगी? 80। तो इसको मैंने 80 से डिवाइड करना है, 20 से मल्टीप्लाई करना है, सो वी आर देन एबल टू गेट दी मार्जिन। जी, अगर आपके कोई क्वेश्चन आ रहा है ज़हन में तो आप पूछ लें, बिकॉज आई एम डन विद द क्वेश्चन। और जी, सो आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन नाउ। टुडे वी डूइंग प्रीटी क्विकली, क्योंकि अब हम बहुत सारी थ्योरी और बहुत सारी चीजें कर चुके हैं। एक थ्योरेटिकल सवाल है बाय खालिद तानियाल, हाउ टू जज व्हेन लर्निंग कर्व इज स्टॉप। तो ये तो वो आपको खुद बताएगा क्वेश्चन में कि लर्निंग कहाँ पे स्टॉप हो रही है, तो ये आपको खुद बताएगा। और प्रैक्टिकली ऑब्वियसली मैनेजर्स विल बी एबल टू टेल यू दिस फिनोमेना। ओके जी, सो एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी, समझ आ गया। ओके, थैंक यू। आई जस्ट जॉइन द क्लास, कैन यू एक्सप्लेन लॉग थिंग अगेन? चलें, ये लॉग वाली चीज बता देते हैं, लेकिन इसमें बताने वाली बात एज सच सिर्फ इतनी है कि जो फॉर्मूला है वो है y इक्वल्स a x b, और इसमें जो b है वो कोफिशिएंट है, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आती है बाय टेकिंग log ऑफ r और log ऑफ 2 से। r यहाँ पे क्या है? लर्निंग रेट। इसीलिए आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे लॉग का बटन दबाएं, लर्निंग रेट 80% है, 0.0 दबाएं, जो भी वैल्यू आए वो यहाँ पे लिख लें। उसके बाद कैलकुलेटर पे लॉग का बटन दबाएं, 2 दबाएं, जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे लिख लें, इसको डिवाइड करें तो आपके पास कोएफिशिएंट आ जाएगा। और अगर इसको डायग्रामेटिकली बताया जाए, जो कि मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो बेसिकली लर्निंग का आपका स्लोप चूंकि डाउनवर्ड स्लोप होता है और इनवर्स होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा
आपका जो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी आपका कम्युलेटिव टाइम पर यूनिट गिरना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए इसका जो स्लोप है, जो कोफिशिएंट है, जो b की वैल्यू है, वो नेगेटिव में आती है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दिस थिंग। ठीक है जी। और इसको अगर आपको क्विकली मेरे समझाने में समझ नहीं आया, आई रेकमेंड पिछला लेक्चर और पहले 2 लेक्चर्स आप जरूर देखें, क्योंकि ये छोटे छोटे गैप्स अगर आपके नॉलेज में रह जाएं तो फिर आप डेफिनेटली इसी किस्म के सवाल एंड तक भी पूछते रहेंगे। तो अपने गैप्स को खुद ब्रिज करें। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी टॉपिक के साथ आ जाता है। ठीक है जी। सो डू एक्सपेक्ट कि कल आप कोई बजटिंग का सवाल कर रहे हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग का कर रहे हो, ट्रांसफर प्राइसिंग, व्हाटएवर, जो भी आप सोच सकते हो टॉपिक, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, पता लगे कि उसके अंदर लर्निंग कर्व की एप्लीकेशन भी आई हुई है और इसकी बहुत वेरिएशंस हैं। तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द होल थिंग। ठीक है जी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अगेन ICMAP क्वेश्चन है पास्ट पेपर्स का, और व्हाट दिस क्वेश्चन इज अबाउट। तो जी अब यहाँ पे थोड़ा सा ये लॉग वाला और b की वैल्यू का भी थोड़ा सा दोबारा हम एम्फसाइज कर लेंगे। So this is fall 2017. High-tech engineering company is planning to introduce a new motorcycle in the market, and due to capacity constraint, they will outsource the final assembly of the product. Bill Autos, all the sub-assemblies, part components, and packing material will be provided by High-tech engineering. It is estimated that 100 units of motorcycles will be assembled in each batch, and it will take 220 labor hours to produce the first batch, and the learning curve is 89.7%. And from the 100th batch onward, each batch will take the same time as of 100th batch. अब ये यहाँ पे जो आपका एक सवाल था, one of the guy he was asking me कि कैसे पता लगेगा कि learning कहाँ पे जाके stop हो गई है। तो यहाँ पे question की stated information तो अब यहाँ पे आपको बता रही है कि लर्निंग 100वें बैच तक तो रहेगी, लेकिन 100वें बैच के बाद लर्निंग स्टॉप हो जाएगी, सीज हो जाएगी, और 100वें बैच के बाद चाहे आप 1000 और बैचेस बना लें, जितने भी बैचेस बना लें, तो जो 100वें बैच पर टाइम लगता है वही टाइम बकिया बैचेस पे लगेगा। तो लर्निंग स्टॉप्स एट 100th बैच। ओवरहेड्स बता रहे हैं जी 2/3 है लेबर कॉस्ट का, और 1/3 कॉस्ट में ऐड करना है द मार्कअप। तो ये इंफॉर्मेशन के बाद कैलकुलेट क्या करने को कह रहा है, कैलकुलेट करने को कह रहा है लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फर्स्ट 100 बैचेस। वेरी इजी, ये तो स्ट्रेट अवे एप्लीकेशन है। y equals ax b, algebraic एक्सप्रेशन लिखा। y क्या होता है जी, कम्युलेटिव एवरेज टाइम, वही हम निकालना चाह रहे हैं। और a क्या है जी, टाइम रिक्वायर्ड टू मेक फर्स्ट बैच, तो पहले बैच पे 220 घंटे लगते हैं, और कितने बैचेस का हम टाइम निकालना चाह रहे हैं, 100 का। और b यहाँ पे क्या है, log of r डिवाइडेड बाय log of 2। आप खुद कैलकुलेट करना चाहें तो log ले लें 0.897 का, और log ले लें 2 का, डिवाइड कर दें तो b की वैल्यू आ जाएगी। वैसे आपके क्वेश्चन में b की वैल्यू जो है वो खुद दी हुई है, एंड दैट इज -0.1568, -0.1568। तो जब आप ये कैलकुलेशंस कर लेंगे तो जो टाइम लग रहा होगा आपको 100 बैचेस पे, वो कम्युलेटिव एवरेज जो आ रही होगी वो 106.862 आ रही होगी। और अगर मैं टोटल टाइम निकालना चाहूँ 100 बैचेस के लिए, तो मुझे इसको 106.862 को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 100 बैचेस बनाने के लिए, पहले 100 बैचेस बनाने के लिए जो टाइम लग रहा होगा दैट वुड बी 10686। ठीक है जी, ये इतने घंटे लग रहे होंगे। तो ये पहली रिक्वायरमेंट हो गई। ठीक है जी। और दूसरी रिक्वायरमेंट है लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100th बैच। अच्छा, अब इसके लिए 100 बैच के लिए क्या करना पड़ेगा, अब मुझे 99th बैच की भी एक दफा वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि देखें theoretically time required was A and this is B. So time required for 100th batch would be the difference between total time required
for 100 batches minus the total time required 99 बैचेस। ये आप ज़हन में बिठाएं और ये बात मैं 2 से 3 दफा रिपीट कर चुका हूं मुख्तलिफ क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन तो हम कर चुके हैं कि 100 बैचेस पे टोटल टाइम कितना लगेगा। अब मैं एक दफा 99 बैचेस पे टोटल टाइम निकाल लेता हूँ। तो क्या करेंगे जी, उसी तरीके से x की जगह बस 99 लेना है, b की वैल्यू एज सच दी हुई है -0.1568, मेरे पास एवरेज टाइम आ जाएगा 107.030। इसको मैं जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी 99 से, तो जो टाइम आएगा वो 10,596 है। तो अब क्या होगा जी, 100th बैच का टाइम would be the difference between 10,686 minus 10,596 and that would be equal to 90। तो देखें जी 90 आवर्स लगेंगे 100th बैच को। कुछ क्वेश्चंस आना शुरू हुए हुए हैं, मैं सीक्वेंस बहुत डिस्टर्ब होता है तो ये जो है, अच्छा अब हमने 2 रिक्वायरमेंट्स कर ली। एक हमने 100 बैचेस के आवर्स निकाल लिए, फिर हमने 100वें बैच के आवर्स निकाल लिए। अब वो कहते हैं जी बिड करें फॉर 1 मोटरसाइकिल और बिड प्राइस निकाल दें एक मोटरसाइकिल की, और उसके लिए आप एज्यूम करें कि उस पर जो टाइम लगेगा वो जो 100वें बैच पर टाइम लगेगा वही उस पर लगेगा, ठीक है जी, 100वें बैच पर। वो हम निकाल चुके हैं कि 100वें बैच पर 90 घंटे लगते हैं। तो अब हम बिड कैलकुलेट कर लेते हैं जी। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक हमारे पास लेबर की कॉस्ट है। तो सबसे पहले मैं लेबर की कॉस्ट को ऐड करता हूँ। तो 100वें बैच पे 90 आवर्स लगते हैं, तो 90 इंटू लेबर की कॉस्ट 500 है, तो 90 इंटू 500 45,000 लेबर कॉस्ट आएगी। और उसके बाद जो ओवरहेड्स दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन के मुताबिक जो ओवरहेड्स हैं वो 1/3 है लेबर कॉस्ट का। सो मैं 45,000 का 1/3 ले लेता हूँ, तो ओवरहेड्स आ गए 15,000 और सॉरी ओवरहेड्स आर 2/3, ठीक है जी, 2/3। सो 2/3 वुड देन बी 30,000। तो ये मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई 75,000। और इसके अंदर वो कहते हैं जी कि आपने मार्कअप ऐड करना है, और मार्कअप जो है वो 1/3 ऑफ द कॉस्ट है। तो 75,000 का 1/3 25,000 इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास जो बिड प्राइस आई, ठीक है जी, बिड प्राइस वो आ गई 100,000। ये एक बैच की है। अब सवाल में नोट कर लें, उसने क्या पूछा, उसने कहा एक मोटरसाइकिल की। तो अब 100,000 को बैच में 100 मोटरसाइकिल्स हैं, 100 पे डिवाइड कर दें, तो एक मोटरसाइकिल की जो बिड प्राइस आएगी वो 1,000 आएगी। So that is your question, which is based on the previous workings. Again, I'm holding for like 1 minute, and if you want to ask me, तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ। मुदस्सिर said you're highly cooperative. Thank you very much. We try कि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, because we understand कि uncertain times चल रहे हैं और स्टूडेंट्स काफी प्रॉब्लम है। ओके तो जी, तो ओके, प्रीवियस वर्किंग शो कर दूं जी, एक दफा क्विकली देख लें। ये प्रीवियस वर्किंग है। हमने सबसे पहले 100 बैचेस का टाइम निकाला जो आया 106.862 और टोटल टाइम आया 10,686 आवर्स। फिर हमने 100वें बैच के लिए 99 बैचेस पे टोटल टाइम निकाला। फिर हमने 100 और 99 बैचेस का डिफरेंस लिया तो 90 आवर्स आ गया। और फिर हमने 90 आवर्स पे कॉस्टिंग की, और कॉस्टिंग करने के बाद हमने जो है वो बिड प्राइस निकाल ली। ठीक है जी, थैंक यू फॉर इंड्यूसिंग क्लैरिटी एंड डिलीवरिंग अ वेल प्रिपेयर्ड लेसन। उमर, थैंक यू वेरी मच, आपने पहले भी अप्रिशिएट किया। थैंक यू फॉर बीइंग एक्सप्रेसिव। बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, चाहे अच्छी बात हो बुरी बात हो, बट यू आर एक्सप्रेसिव। सर अब क्लास क्या फ्राइडे को भी होगी? डेफिनेटली क्लास फ्राइडे को भी होगी इसी टाइम पे।
So let me move on to the next question. आप होल्ड करिएगा अपने कमेंट्स को, मजीद ना लिखिएगा, अदरवाइज फिर मैं लॉस्ट हो जाऊंगा आपके कमेंट्स में. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई गेस चूंकि 10 मिनट रहते हैं तो शायद हम यही एक क्वेश्चन कर पाएं, और एक क्वेश्चन मिस हो जाएगा, वो फिर उसका सोल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा, वो आप फिर खुद समझ के कर लीजिएगा. तो question number 4. Now this has been adapted from ACCA Performance Management F5 का जो पेपर है. तो इसमें अब क्या है जी, Chair company has developed a new type of luxury car seat. The estimated labor time for the first unit is 12 hours. देखें जी, पहला यूनिट को 12 घंटे लगते हैं. लर्निंग कर्व 75% है, और ये पहले 8 यूनिट्स पे अप्लाई होगा. ठीक है जी, is expected to apply for the first 8 units produced. Cost of labor is 15 per hour. Cost of material is 230 per unit. ये देखें, जिस तरह मैं इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते 7 चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ, आप भी एग्जाम में इसी तरह अंडरलाइन करते रहें और इसको लेबल भी करते रहें. फॉर एग्जांपल, जब इसने कहा कि जी टाइम फॉर द फर्स्ट यूनिट इज 12 आवर्स, आप इसको लेबल कर सकते हैं ए. ठीक है, तो आप साथ के साथ चीजों को लेबल भी करते रहें. तो okay, so Chair company plans on pricing the seat by adding a 50% markup to the total variable cost per seat, with the labor cost being based on the incremental time taken to produce the 8th unit. अच्छा, ये फिर अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब वो एक प्राइसिंग प्लान बना रहे हैं जिसमें वो 50% मार्कअप ऐड करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर सीट पे, और उसमें जो लेबर कॉस्ट वो लेंगे वो वाली लेबर कॉस्ट लेंगे जो उस टाइम पे बेस कर रही होगी, जो टाइम इजाफी लगेगा 8वें यूनिट पे. इसका मतलब है जो हमने कॉस्टिंग करनी है वो उस टाइम की बेस पे करनी है जो 8वें यूनिट पे लग रहा है. ठीक है, सो दैट इज क्वाइट क्लियर. 8वें यूनिट पे जो टाइम लग रहा है उसकी बेस पे आपने करनी है. अच्छा, अब मैं जरा टाइम बचाने के लिए जो रिक्वायरमेंट ए है, मैं उसमें आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब हम मैं थोड़ा सा, यानी कि इस वक्त टाइम बचाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो कम्युलेटिव टाइम लगेगा, क्योंकि ये बात अब हम बहुत दफा कर चुके हैं, कम्युलेटिव टाइम पहले मैं 8 यूनिट्स पे निकालूंगा. कम्युलेटिव एवरेज टाइम पहले मैं 8 यूनिट्स पे निकालूंगा, तो वो आएगा जी 5.0628, 5.0628, और फिर मैं कम्युलेटिव एवरेज टाइम निकालूंगा 7 यूनिट्स पे, तो वो आ रहा है 5.3513, और फिर मैं इसके टोटल्स निकालूंगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और फिर मैं जब डिफरेंस लूंगा तो मेरे पास 7वें यूनिट का टाइम आ जाएगा, इंक्रीमेंटल टाइम 8वें यूनिट का, तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3.043518. ये कैसे कैलकुलेट हुआ, हम बहुत दफा ये कर चुके हैं, इसलिए मैं आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड जा रहा हूँ ताकि विद इन टाइम हम इस क्वेश्चन को कर सकें. सो दिस इज द टाइम, और कौन सा टाइम है, incremental time to produce 8th unit. 8वें यूनिट को बनाने के लिए इतना टाइम लगना चाहिए. यही उससे हमें कहा था, और उसने कहा कि फिर आप प्राइस भी कैलकुलेट कर दें, और या हमने 8वें यूनिट का टाइम निकाल के अब हम कॉस्टिंग कर लेते हैं. तो कॉस्टिंग हम कैसे करेंगे, कॉस्टिंग करने के लिए हम जो है सबसे पहले मटेरियल ले लेते हैं. मटेरियल इज गिवन एज 230, क्वेश्चन में गिवन है. लेबर ले लेते हैं. अच्छा, अब जो लेबर कॉस्ट होगी वो कैसे होगी, हमने इस टाइम पे ये जो अभी हमने टाइम कैलकुलेट किया 3.043518 मल्टीप्लाई बाय लेबर के रेट से मल्टीप्लाई कर दें, और लेबर का रेट क्या है जी 15, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करें, तो लेबर की कॉस्ट आ गई विच इज 45.65. और जो मटेरियल और ओवरहेड्स, इसमें ओवरहेड्स भी शामिल थे, ये मैं नहीं लिख सका, तो ये मिला के जो टोटल कॉस्ट बनती है वो 275.65 बनती है. और इसमें अगर मैं क्वेश्चन के मुताबिक जो मार्कअप है वो ऐड कर दूं 50%, तो जो सेलिंग प्राइस है वो बनती है 4415
3.47915। ठीक है जी, तो छोटी मोटी कैलकुलेशन है, आप खुद भी कर सकते हैं। मैंने आपको एक सिर्फ ब्रॉडर आइडिया देना है बहुत सारे क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और आप भी जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें तो आप नोट कीजिएगा कि क्वेश्चन में रेपिटेशन होती है, तो कुछ एलिमेंट्स वही होते हैं, बार बार y इज इक्वल टू एक्स बी करना पड़ रहा है, बार बार लर्निंग रेट निकालना पड़ रहा है, बार बार बी निकालना पड़ रहा है, बार बार कम्युलेटिव टाइम टोटल टाइम निकालना पड़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन, हर क्वेश्चन की थोड़ी सी नौयत चेंज हो जाती है। कभी वो पूछता है जी कि इंक्रीमेंटल टाइम की बेस पे आप प्राइसिंग कर दें, बिड कर दें, अच्छा पहले 8 ऑर्डर कर दिए, अगले 8 का बता दें। सो क्वेश्चन में जो यूनिक चीज है उसको इंटरप्रेट आप जरूर करें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसकी बेस पे पॉइंट्स भी बना लें, नोट्स भी बना लें, क्योंकि कल आप ये सारे क्वेश्चन दोबारा नहीं कर सकते। मैं आपको देने को 30 क्वेश्चन भी दे सकता हूँ लर्निंग कर्व के, हर क्वेश्चन नहीं दे सकता, लेकिन जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं मेक श्योर कि उसका जो लर्निंग पॉइंट है, जो लर्निंग आउटकम है, वो वाला नहीं जो बार बार रिपीट हो रहा है, बल्कि वो वाला जो पहली दफा आपने सुना और पढ़ा और किया, उसको आप साइड पे करके अलग से नोट्स में वो पॉइंट भी लिख लें कि अगर ये पॉइंट आ जाए तो इसको किस तरीके से करना है। तो आपकी जो 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 नोट्स हैं, जो रिवीजन नोट्स हैं, वो भी प्रिपेयर हो जाएंगे और रिवीजन के वक्त आपको ये सारे क्वेश्चन दोबारा नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो उसके बाद ये क्या कहता है, अच्छा उसके बाद ये क्वेश्चन ना यहाँ से जरा, यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद अगला पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ कंटिन्यू हो गया, तो टेक इट एज अनदर पैराग्राफ। तो ये कहते हैं फर्स्ट फेज ऑफ प्रोडक्शन हैज नाउ बीन कंप्लीटेड फॉर द न्यू कार सीट, द फर्स्ट यूनिट एक्चुअली टुक 12.5। अब देखें ये एक नई बात आ गई कि अब वो आपको एक्चुअल डाटा दे रहा है। अब तक वो क्वेश्चन में हमेशा एक्सपेक्टेड करके ही बता रहा था, अब वो आपको एक्चुअल डाटा दे रहा है और वो कह रहा है एक्चुअल में पहले यूनिट को 12.5 घंटे लगे। आप नोट करें तो क्वेश्चन में पहले यूनिट को 12 घंटे लगने चाहिए थे, एक्सपेक्टेड ये था, लेकिन वो कहता जी पहले यूनिट को 12.5 घंटे लग गए। और फिर वो ये कह रहा है कि फर्स्ट 8 यूनिट्स पे जो कम्युलेटिव टाइम लगा वो 34.3 आवर्स लगा। एक और इन्फॉर्मेशन उसने आपको दी और ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और फिर वो कह रहा है इसके बाद लर्निंग खत्म हो गई, यानी कि 8वें यूनिट्स के बाद लर्निंग खत्म हो गई। और फिर वो कह रहा है जी चेयर कंपनी इज प्लानिंग, तो अब ये कर रहे हैं कि ये अपनी प्राइस को चेंज करें ताकि वो रिफ्लेक्ट करें उस एक्चुअल टाइम को। अब हम बात का जब प्लानिंग पढ़ते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि प्लानिंग में आप अपने एस्टिमेट्स को बेस्ड ऑन रियल डाटा रिवाइज भी करते हैं। तो समझें ये कंपनी चाह रही है कि अपने एस्टिमेट्स को जरा रिवाइज करते हैं, क्योंकि पहले यूनिट पे 12 की बजाय 12.5 घंटे लग गए। तो इसका मतलब ये हुआ। और यहाँ पे लर्निंग रेट का भी अभी हम निकाल के देखते हैं, तो हो सकता है लर्निंग रेट जो उन्होंने कहा था 75% हो सकता है वो भी डिफरेंट हो। तो जब ये चीजें डिफरेंट होंगी तो डेफिनेटली इनकी कॉस्टिंग और प्राइसिंग डिफरेंट हो जाएगी। तो अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है जी एक्चुअल लर्निंग रेट बताते हैं। अब ये वाली चीज भी मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाई थी कि अब कॉन्सेप्चुअली आपका ये पॉइंट यू बन रहा है कि पहले यूनिट को जब 12.5 घंटे लगे तो पहले से 2 में डबल करने में हमें नहीं पता लर्निंग रेट क्या है, फिर 2 से 4 में हमें नहीं पता लर्निंग रेट क्या है, फिर 4 से 8 में हमें नहीं पता लर्निंग रेट क्या है। लेकिन हमें ये पता है कि जब ये सारा कुछ हुआ तो जो कम्युलेटिव एवरेज टाइम आया वो 34.3 आया। तो यहाँ पे दिस इज 12.5 R3 इक्वल 34.3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो R की वैल्यू आएगी दैट इज 0.70, विच मीन्स कि इस वक्त जो एक्चुअल लर्निंग रेट है, एक्चुअल लर्निंग रेट वो है 70%। तो प्रीवियसली हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हमने लर्निंग रेट निकाला था। हाँ, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि लर्निंग रेट निकालना है बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा, और एक्चुअल डाटा उसने आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अगला एक सीमा का भी है जो शायद आज ना हो पाएगा, लेकिन वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसके अंदर भी एक चक्कर दिया हुआ है, उधर भी डेफिनेटली क्वेश्चन पुट इस तरह किया हुआ है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है बिटवीन अच्छा वो कौन सा डेटा था, ये कौन सा डेटा, मैंने क्या करना है। तो दिस इज अनदर लर्निंग कि एक एक्सपेक्टेड डाटा था और एक एक्चुअल डाटा है, और उसने कहा रेट निकालो एक्चुअल डाटा की बेस पे। ठीक है जी, सो ये अब हमने रेट निकाल लिया। अब थर्ड पॉइंट ये है विच इज द लास्ट पॉइंट इन द क्वेश्चन, लास्ट रिक्वायरमेंट, और फिर मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ। Briefly explain whether adjusted price charged by chair company
विल बी हायर और लोअर। अच्छा, अब उसने ये नहीं कहा थर्ड रिक्वायरमेंट में उसने ये नहीं कहा कि एडजस्टेड प्राइस निकाल दो, कह भी सकता था, ये नहीं मांगा उसने, ठीक है। उसने ये नहीं कहा कि एडजस्टेड प्राइस निकालो। अगर वो कह देता तो मैं जो नई वाली इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पे लर्निंग रेट 70% की बेस पे 8वें यूनिट का मैं टाइम निकालता और फिर मैं वो कॉस्टिंग दोबारा करता और प्राइस निकाल देता दोबारा, लेकिन वो अब ये नहीं कह रहा। अब वो थियोरेटिकली आपसे पूछ रहा है कि अगर आप एडजस्ट करोगे, अगर ये कंपनी एडजस्ट करती है प्राइस, लर्निंग रेट पहले 75% था, अब लर्निंग रेट 70% है, तो क्या जो एडजस्टेड प्राइस है वो हायर होगी या लोअर होगी? ये अब सवाल मेरे ख्याल में आपसे पूछना बनता है कि अगर ये कंपनी जिसका पहले लर्निंग रेट 75% था, अब उसका लर्निंग रेट 70% हो गया है, तो 70% लर्निंग रेट के होने की वजह से इनकी जो नई प्राइस है वो हायर हो जाएगी या लोअर हो जाएगी? जवाब आना शुरू हो गए, लेट मी चेक दैट। जी, ये कहते हैं जी लोअर हो जाएगी। ओके, एक जवाब आया जी कि लर्निंग स्लो हो गई है और प्राइस हायर हो जाएगी। तो देखें जी, अब ये कंफ्यूजन तो हो गई क्रिएट। फिर एक जवाब आया हायर, फिर एक जवाब आया हायर, फिर एक जवाब आया लोअर, फिर लोअर, फिर हायर, फिर लोअर, फिर लोअर, फिर हायर। ओके, स्टॉप है, अब यहाँ पे रुक जाए। सो थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पे नोट करें, ये आधे रिस्पॉन्सेस ऑलमोस्ट हायर के हैं, आधे लोअर के हैं। अच्छा, अब इसको यूं समझें, अब एक रिस्पॉन्स ये था कि लर्निंग जो है वो कम हो गई है। देखें, लर्निंग कम नहीं हुई, लर्निंग बढ़ गई है। अब कैसे बढ़ गई है? थ्योरी पे जाएं। थ्योरी ये कहती है कि जब आपके आउटपुट डबल होगी तो जो कम्युलेटिव टाइम है वो एक परसेंटेज से गिर जाएगा, परसेंटेज तक गिर जाएगा। अच्छा, वो कितना गिर जाएगा? पहले 75% गिर रहा था, अब 70% गिर रहा है, तो टाइम तो ज्यादा गिर रहा है। विच मीन्स कल अगर लर्निंग 60% हो जाती है तो टाइम तो मजीद गिरेगा, टाइम तो मजीद रिड्यूस होगा। अब यही इसके अंदर लर्निंग कर्व के सवाल में एक एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। स्टूडेंट ये समझता है कि 70% लर्निंग कम है, 75% लर्निंग ज्यादा है। थ्योरी में ये जो रेट ऑफ लर्निंग है ये रिडक्शन इन टाइम को शो करता है। तो जितना टाइम ज्यादा, जितना जितना जो परसेंटेज टाइम जो है वो गिरेगा ज्यादा, तो पहले 75% से गिर रहा था, अब जो है वो इट इज रिड्यूस्ड, पहले 75% तक आ गया था, अब 70% तक आ गया है। ठीक है, तो 70% लर्निंग रेट का मतलब है कि अगर पहले यूनिट को 100 घंटे लगे थे तो दूसरे यूनिट को 70 घंटे लगेंगे। 75% लर्निंग रेट का मतलब ये है कि अगर पहले यूनिट को 100 घंटे लगे थे तो दूसरे यूनिट को 75 घंटे लगेंगे। मैं ये यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको ये बात जरा क्लियर हो जाए। तो 75% का मतलब ये है कि अगर पहले यूनिट को 100 घंटे लगे थे तो दूसरे को 75 लगेंगे। 70% का मतलब ये है कि अगर पहले यूनिट को 100 घंटे लगे थे तो दूसरे को 70 घंटे लगेंगे। अब देखें जी, टाइम कहाँ पे बचा? 70% पे। तो जब 70% पे टाइम बचेगा, कॉस्ट कम आएगी, तो डेफिनेटली प्राइस भी कम आएगी। तो इसका थ्योरेटिकल जवाब ये है कि एडजस्टेड प्राइस विल बी लोअर। ठीक है जी, कैलकुलेट नहीं करना। तो एसीसी में अक्सर ये थ्योरेटिकली पूछ लेते होते हैं, आपसे शायद कैलकुलेट भी करवाया जा सकता था। सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन। ठीक है जी, तो नाउ लेट मी कम टू द लास्ट पॉइंट, और आई एम ऑलमोस्ट लेफ्ट विद 1 मिनट एज वेल। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन अब जो मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसको खुद देख लीजिएगा। दिस इज सीमा P1 May 7। आज हमने काफी क्वेश्चन की कवरेज कर ली। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है कि हमने एक्चुअल लर्निंग रेट निकालना है। अब चूंकि मैं आपको पिछला क्वेश्चन करा चुका हूँ तो शायद ये क्वेश्चन आपके लिए करना आसान हो और फिर उसकी इम्प्लीकेशंस बतानी है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर to the question we did in question number 4. So if you apply the similar pattern, you should be able to do it. The way information is given might confuse you. So I leave it to you and you can then give me a text अगर आपको ये बात समझ नहीं आती। कल का टॉपिक पूछा जा रहा है, तो कल का टॉपिक है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग।